हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है और कोवलेंट मॉलिक्यूल कैसे बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक कहने का मतलब साझेदारी वाला बंध। अगर कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ में अपने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके अगर कोई बॉन्ड बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो यहाँ पे क्या बना है, बॉन्ड बना है। ये जो बॉन्ड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सहसंयोजक बॉन्ड। ठीक है। तो इसी तरह से और भी मॉलिक्यूल हैं, जैसे ऑक्सीजन का बनना, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड। और O2 मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध में क्या होता है कि यदि एटम सेम टाइप के हो, एटम क्या हो, सेम टाइप के हो, तो क्या बनता है, ये 100% प्योरली कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है। जैसे कि H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल। ठीक है। कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल। लेकिन अगर एटम क्या हो, डिफरेंट हो, एटम क्या हो, डिफरेंट हो, तो ये जो फॉर एग्जांपल HCl का बनना, यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, किससे, हाइड्रोजन से। ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके जो बंध बना रहा है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड बनाया है। ठीक है। इसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, क्लोरीन अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाती है, पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवीय, है ना। ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। मतलब क्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है, तो यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जो है उत्पन्न हो जाता है। इसी टाइप से H2O मॉलिक्यूल का बनना, H2O। ठीक है। यहाँ भी क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचेगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हो कि कोवलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर भी आ गया। ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या आ गया, थोड़ा थोड़ा आयनिक कैरेक्टर भी आ गया। कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता हूँ। भौतिक अवस्था, इसका जो फिजिकल स्टेट होता है उस जनरली लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट में होता है। लेकिन कुछ जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनका स्थिति क्या होती है, सॉलिड अवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है। गलनांक क्वाथनांक इसके कम होते हैं, ज़्यादा इनमें गलनांक क्वाथनांक नहीं मिलता, जबकि आयनिक यौगिकों का गलनांक क्वाथनांक क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। सॉलिबिलिटी, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है सॉलिबिलिटी की। ठीक है। तो अगर हम 100% प्योर कोवलेंट बॉन्ड को देखें तो इसमें कोई आयन्स नहीं होते। ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नहीं होते, या कोई आयनिक एक साइड ज़्यादा आयन नहीं होता। तो ये क्या होते हैं, पोलर नेचर के नहीं होते हैं। क्या है ये, पोलर नेचर के नहीं होते हैं। ठीक है। ये किस में घुलेंगे, पानी में घुलेंगे क्या, नहीं, बल्कि इनको घुलने के लिए क्या चाहिए, अध्रुवीय द्रव चाहिए। अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर, नॉन पोलर लिक्विड में घुल जाते हैं। ठीक है। नॉन पोलर लिक्विड जैसे कि बेंजीन हो गया, बेंजीन को आप जानते हो, उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती। दूसरी चीज़ क्या है, इसकी इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी ना, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी मतलब इसमें क्या विद्युत का चालन हो पाता है क्या, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें क्या विद्युत का चालन हो पाएगा, नहीं, क्योंकि इसमें आयंस नहीं है, आयंस नहीं है, इसलिए इसमें विद्युत का चालन नहीं हो पाता।
लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये अपवाद के रूप में आता है और ये विद्युत का एक अच्छा उत्तम चालक होता है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा, इसमें उतना स्ट्रांगली नहीं होगा, उतना अच्छे से नहीं होगा जो कि आयनिक नेचर वाले मॉलिक्यूल में होता है। ठीक है। जिसमें आयनिक नेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, कोवलेंट नेचर से आयनिक नेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। ये आयंस को एक्सचेंज करेंगे और रिएक्शन देंगे। ठीक है। तब तक तो सामने में एक छोटा सा चार्ट है, इससे हम आयनिक कैरेक्टर को समझेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कैसे आता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, मान के चलिए कोई ए बी क्या है मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ए भी हो सकता है, अगर वो उसका दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो वो क्या होगा, सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे उसमें, जैसे कि H2O2 है ना, H2O2 N2 इत्यादि, F2 इत्यादि। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों अणु जो दोनों एटम हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है। ठीक है। तो इसमें आयनिक कैरेक्टर भी क्या होगा, सेम ही होगा, मतलब 0 ही होगा, है ना। दोनों के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे H2 का बनना में क्या होता है, H के जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे H के इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम इस इलेक्ट्रॉन को इक्वल अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये H2 का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, आयनिक कैरेक्टर क्या आएगा 0, और जो नेचर होगा बॉन्ड का वो क्या होगा, प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है। अगर यही परसेंटेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ जाए, 0.2 से 0.8 तक आ जाए, ठीक है, तब आयनिक कैरेक्टर 1 से 15 तक आएगा लगभग। और ये जो मॉलिक्यूल कहलाएगा वो नॉन पोलर, इसको हम नॉन पोलर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जैसे ही आयनिक कैरेक्टर इससे थोड़ा बढ़ता है, परसेंटेज, आयनिक परसेंटेज, ठीक है, 1 to 1.6 में आपको आ जाएगा 22 से 47 तक परसेंट आ जाएगा आयनिक का। ये कहलाएंगे पोलर। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जो कि पानी में घुल सकते हैं। H2O क्या होता है, पोलर होता है। तो इसमें क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, मतलब पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएंगे। वो खुद इस तरह क्या बोलते हैं, H2O खुद इसी कैटेगरी में आता है। ठीक, और नेक्स्ट है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 1.7 तक आ जाए, है ना, 1.7 तक आ जाए, तब क्या हो जाता है, आयनिक कैरेक्टर 50% हो जाता है। अब उस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आयनिक। इसके बाद जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा वो सारे के सारे क्या होंगे, आयनिक होंगे। ठीक है। तो ये तो जनरल सा एक क्राइटेरिया हो गया कि हम किसको किसको पोलर, नॉन पोलर, प्योर में रखते हैं। ठीक है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड में कितने कितने परसेंटेज वाले को रखते हैं। ठीक है, और आयनिक वाला क्या होगा, 50% से अगर ज़्यादा आयनिक होगा तो वो क्या होगा, सारे के सारे आयनिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना, कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता कैसे है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। जब हम दोनों को नज़दीक लाते हैं तब एक फैक्टर यहाँ पे काम करता है, वो है इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का स्पिन। ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तब क्या होगा, तब पहले इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, स्थितिज ऊर्जा, वो क्या थी, हाई थी। अब यहाँ इसका न्यूक्लियस और इसका जो न्यूक्लियस है आपस में, ये इसके इलेक्ट्रॉन को और ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, दोनों नज़दीक आएंगे। अब ये दोनों नज़दीक आ गए। ठीक है, कुछ इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये नज़दीक आते जाएंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी डाउन होती जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। और नज़दीक ले आते हैं, मतलब कुछ इस तरह से इसको हम फ्यूज्ड करा देते हैं। अब ये क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, दोनों न्यूक्लियस के प्रभाव में है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों न्यूक्लियस के प्रभाव में है। तो
इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, और इधर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हमने ले रखा है, तो ये आता है 0.74। मतलब H2 मॉलिक्यूल का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब दो नाभिक के बीच की दूरी, ठीक है, दो नाभिक के बीच की दूरी, इसको अगर हम हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका रेडियस आ जाएगा। ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो नाभिक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.74। तब क्या होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। मतलब इस स्थिति में H2 क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना आ गया, 0.74। अगर हम इसको और प्रेस करना चाहें, देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि दोनों नाभिक दोनों इलेक्ट्रॉन को समान रूप से खींच रहे हैं अपनी ओर, ठीक है। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिक से अटैच है, ठीक है। अगर हम और ज़्यादा इसको नज़दीक लाना चाहें, मतलब और फ्यूज कर दें कुछ इस तरह से, तब क्या हो जाएगा, नाभिक और नाभिक के बीच में प्रतिकर्षण होने लगेगा। क्यों? क्योंकि नाभिक जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपल्स करने लगेंगे। ये स्थिति कब है, जब एक का स्पिन क्या हो, प्लस हाफ हो, दूसरे का स्पिन क्या हो, माइनस हाफ हो, ठीक है। दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जब और नजदीक लाते हैं तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल काम करने लगता है। इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे जरूर, लेकिन ये क्या होता है, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस रिपल्सन काम करने लगता है। इस वजह से इसका जो ग्राफ है वो फिर से ऊपर चले जाता है, मतलब उसकी स्थिति ऊर्जा जो है वो बढ़ने लगती है। मतलब 0.74 से ज़्यादा डिस्टेंस, और मतलब उससे कम डिस्टेंस में और वो नहीं आ सकते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिपल्सन फोर्स हावी हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम सेम स्पिन वाले दो हाइड्रोजन को लें जिसका डायरेक्शन दोनों का क्या हो, सेम हो, है ना, अगर ये प्लस हाफ है तो ये भी क्या होगा, प्लस हाफ होगा। तब क्या होता है कि यहाँ पे उतना डाउनफॉल देखने को नहीं मिलता। मतलब यहाँ पे देखिए, ये जीरो कंडीशन मतलब बॉन्ड बनने की स्थिति है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड भी नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का स्पिन अलग अलग है, और दोनों का स्पिन सेम है, और सेम स्पिन वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड वहां पे रिपल्सन का काम करने लगता है, ठीक है। एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड इनको आमने सामने आने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसमें सेम टाइप का एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक तो यहाँ पे न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस भी रिपल्सन होगा, प्रोटॉन और प्रोटॉन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होगा, ठीक है। और आपने ये भी देखा है कि एक ऑर्बिटल में दो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, और यहाँ पे जब फ्यूज होता है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, तो ये दोनों ऑर्बिटल क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ओवरलैपिंग का मतलब मिक्स हो जाता है। अब मिक्स होने के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम हो और एक साथ रहे, ठीक है, नहीं कह सकते, क्योंकि अगर सेम स्पिन होगा तो वहाँ पे रिपल्सन फोर्स काम करने लगेगा, ठीक है। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन नजदीक क्यों आए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या था, डिफरेंट था। एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड को दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, कैंसिल कर रहा था, इस वजह से वो साथ साथ रह पाते थे, ठीक है। ये तो था क्या, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है और उसका ये डायग्राम, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, जिसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के अगेंस्ट उसको ड्रॉ किया गया है। तो फ्रेंड्स, कोवलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए दो थ्योरी दिया गया है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए दो थ्योरी दिया गया है, एक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस वीडियो में हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कुछ पॉइंट्स हम जानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या कहा गया है। इस थ्योरी में सबसे पहले ये कहा गया है कि एटम्स की जो आइडेंटिटी होती है, परमाणु का जो पहचान होता है, वो क्या होता है, सिक्योर रहता है। मतलब H और Cl अगर ओवरलैप करते हैं तो ये हाइड्रोजन अपना कंप्लीट हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी होगा वो शो करेगा, क्लोरीन अगर अपना जो प्रॉपर्टी है वो शो करेगा।
यहाँ पे केवल ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, केवल क्या करते हैं, उसके ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। यहाँ एटम्स एक दूसरे में मिल नहीं जाते, किस थ्योरी के अनुसार, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, ठीक है। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार सबसे अहम चीज होता है कि उसके बैलेंस सेल में, ठीक है, बैलेंस सेल मतलब सबसे बाहरी वाला जो सेल है ना, बाहरी वाला सेल है, सेल क्या होता है, K L M N इत्यादि होता है, ठीक है। जो बैलेंस सेल होगा, सबसे बाहर का जो सेल होगा, उसमें क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब जो भी सेल होगा उसमें क्या होना चाहिए, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मान के चलो ये p ऑर्बिटल है और यहाँ s ऑर्बिटल है, तो इस सब में क्या होना चाहिए, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा अच्छे समझ में आता है, ठीक है। और जैसे इसके सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हुए, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे आके क्या करता है, अटैक करता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए। हाइड्रोजन में तो सिंगल ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। और अगला चीज क्या है, ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए। एक का स्पिन अगर प्लस हाफ है तो दूसरे का स्पिन क्या होना चाहिए, माइनस हाफ होना चाहिए। तो तीसरा जो शर्त है वो क्या है, ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए, तो वो भी हमने देख लिया। ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग जहां भी होता है, जैसे यहाँ पे अगर मान के चलो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अणु परमाणु हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं। तो जहां पे ये मिलते हैं, है ना, जहां पे ये मिलते हैं वो स्थान क्या हो जाता है, एक दूसरे में विलीन हो जाता है, एक दूसरे में समा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस तरह के से होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, ठीक है, तभी बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे पांचवा जो पॉइंट बताया है कि अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू न्यूक्लियस, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इधर वाले हाइड्रोजन का, एक इधर वाले हाइड्रोजन का, जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ओवरलैपिंग करके, ऑर्बिटलों की ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, एक साथ रहते हैं ऑपोजिट स्पिन वाले, तब क्या होता है कि दोनों के न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को बराबर मात्रा में पकड़े हुए रहते हैं, खींच के रखते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। दोनों के बीच में समान आकर्षण बल होता है। नेक्स्ट है डायरेक्शनल नेचर, है ना। अगर मान के चलो बॉन्ड कहीं जेड एक्सिस में बन रहा है, ठीक है, या एक्स एक्सिस में बन रहा है, तो क्या होगा, वो उसकी दिशा फिक्स होगी। ऐसा नहीं कि एक्स एक्सिस में बना वो कहाँ चला गया, जेड एक्सिस में चला गया, ऐसा नहीं होता। डायरेक्शन क्या होता है, जो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, हम आगे देखेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग जो होगी वो क्या बनाएंगे, एक्सियल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, हम ये देखेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनता है नेक्स्ट, ठीक है। तो डायरेक्शनल नेचर के कारण उसका जो शेप है या ज्यामिति है वो क्या होती है, फिक्स होती है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगा, किसी भी बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब जितना अच्छे से ओवरलैपिंग होगा उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जितना अच्छे से ओवरलैपिंग होगा उतना मजबूत क्या बनेगा, बंध बनेगा। नेक्स्ट सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब सिमेट्रिकल जो ओवरलैपिंग होती है, एक्सिस टू एक्सिस जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, उसी को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, जो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, मतलब सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल से एक चीज और भी क्लियर हो जाता है कि जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है ये फुटबॉल की तरह चारों ओर डीलोकलाइज रहते हैं, मतलब डीलोकलाइज नहीं कहना चाहिए, एक समान रूप से वितरित रहते हैं चारों ओर, ठीक है। ये फुटबॉल के समान क्या होता है, गोल होता है। अब वहां पूरा क्या करते हैं, ये चारों तरफ समान रूप से वितरित रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पूरी तरह से सेंट्रल न्यूक्लियस को क्या कर रहता है, घेरे रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। बैलेंस सेल क्या होने चाहिए, आधे भरे हुए होने चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने जो बाहरी का सेल बनाया उसको मैंने सिंगल सिंगल दिखाया, क्यों, क्योंकि आधे भरे होने चाहिए। और जो आधे भरे हुए ऑर्बिटल होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। मान के चलो मैं यहाँ पे 2s को यहाँ पूरा भर देता हूँ, तो यहाँ पे तो कोई एटम आके जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है। तो जुड़ेगा कहाँ, ये s ऑर्बिटल है तो ये p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल में आके जुड़ेगा। और कितना जुड़ेगा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 हाइड्रोजन आके जुड़ेंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल हो गया, मान के चलो अमोनिया का,
अमोनिया में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन आके जुड़े रहते हैं। H2O का, इसमें 2 हाइड्रोजन आके जुड़े रहते हैं, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। इसके बाहरी ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। नाइट्रोजन के बाहरी ऑर्बिटल में, बाहरी सेल में, वैलेंस सेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, इसलिए 3 हाइड्रोजन आके जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं उसके अनुसार हम उसकी वैलेंसी को पता कर सकते हैं। ये सारे के सारे स्टेटमेंट किसके हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड ही बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। नहीं, कोवलेंट बॉन्ड तो एक बॉन्ड बनाने का वो टेक्निक है, तरीका है, और उसको समझाने के लिए 2 थ्योरी दिया गया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दोनों का स्टेटमेंट अलग अलग है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ कमियां रह गई थी, उसको फुलफिल करने के लिए क्या आया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ कमियां बताता हूँ कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या कमी रह गई। जैसे O2 मॉलिक्यूल जो होता है, इसमें जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p, इसका हो गया 4। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 4 6 8। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे आपस में, 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे इसकी स्थिति कुछ इस तरह से है, सिंगल 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 हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ही भरेंगे हम। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ ले लेते हैं, सिंगल सिंगल भरते जाएंगे, ये तो पूरा ऐसे ही भरेगा। बाकी ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, एक ऑक्सीजन, दोनों क्या कर रहे हैं, 2 बंध बना रहे हैं। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी बैलेंसी हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब बॉन्ड बना लिए ये, तो इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, फिर भी इसे O2 मॉलिक्यूल क्या है, चुंबकीय गुण दिखाता है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होता है। तो ये इसका एक तरह से क्या हो गया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को नहीं समझा पाया। ठीक है, तो यही सब चीजें जो है, जो इसको कंप्लीट फुलफिल नहीं करती। ये तो हो गया ऑक्सीजन की बात। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझाने के लिए यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, इसी तरह से कुछ कुछ और पॉइंट है, जैसे H2+ का निर्माण को नहीं समझाया जा सकता। जैसे H2+ हो गया, H2+ क्या हो गया, ये H2+, मतलब H2 मॉलिक्यूल में क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर दिए, यहाँ से हटा दिए, तो यहाँ पे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया। तो H2 मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है, यहाँ पे तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन केवल बचेगा तब तो इसको अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन भी H2+ मॉलिक्यूल जो है बनता है, और ये अपनी स्थिति में रहता है, पाया जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। तो ये तो कुछ कुछ पॉइंट्स था, इसके डीमेरिट्स थे किसके, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी को पूरा करने के लिए दूसरा थ्योरी दिया गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो सेशन दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज आप बताइएगा, है ना। और अगला टॉपिक ले लेंगे हम क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।